हमारे साथ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 9। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, बेसिकली हम लोग मेथड डिस्कस कर रहे थे, ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया था। एंड आज हम लोग जो थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे ऑर्डर निकालने का, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो आई थिंक अभी तक सब कुछ आपको समझ में आया होगा कि आपने जो जो डिस्कस किया, ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथड आपने डिस्कस किया, उसमें हम लोग ग्राफ देखते थे। ग्राफ देख के बेसिकली हम लोग रिएक्शन का ऑर्डर बताते थे। फिर इनिशियल रेट मेथड भी डिस्कस किया, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट इनिशियल रेट दिए गए होते थे। उस डेटा को देख के हम लोगों ने ऑर्डर निकालना सीखा था। आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, दैट इज थर्ड मेथड। ठीक है, इसमें लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड trial method, hit and trial method, and in this concentration of reactant at different intervals is given in the tabular form। मतलब इसमें बेसिकली डिफरेंट टाइम इंटरवल पे उसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया गया हुआ है टेबल के फॉर्म में। ठीक है, एंड विच ऑर्डर इज डिटरमाइंड। तो उस डेटा से हमें, उस रिएक्शन के डेटा से यार हमें क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, ऑर्डर डिटरमाइन करना पड़ेगा। ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड बोले तो तुक्का मेथड, ठीक है ना। अब ये काम कैसे करता है हम उस पर बात करेंगे। ओके, आई थिंक सारी चीजें आराम से क्लियर होंगी, ध्यान से लगे रहिए क्लास में। ठीक है, तो आपको टेबल कैसी दी गई होगी, सबसे पहले टेबल जो दी गई होगी, टेबुलर फॉर्म, टाइम दिया गया होगा और डिफरेंट टाइम के इंटरवल में आपको क्या दिया गया होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये आपको दिया गया होगा। ठीक है ना, ये आपको टाइम दिया गया होगा। ठीक है, टाइम आपका डिफरेंट जीरो इनिशियल पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, T1 पे क्या कंसंट्रेशन है, T2 पे क्या कंसंट्रेशन है, T3 पे क्या कंसंट्रेशन है। इस तरह आपको टाइम दिया, टाइम इंटरवल के दौरान आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दी गई है। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो C0 है, T1 पे C1 है, T2 पे C2 है, T3 पे C3 है, डैश। तो इस तरह से आपको दिया गया होगा और आपको ऑर्डर प्रेडिक्ट करके हिट एंड ट्रायल मारना है। ठीक है ना, तो अब इसको कैसे करेंगे वो हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो ये डेटा दिया गया होगा इसमें हम ऑर्डर प्रिडिक्ट करेंगे। पहले हमने मान लेट सपोज कर लिया कि ये जीरो ऑर्डर है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। लेट सपोज अगर रिएक्शन हमारी जीरो ऑर्डर है तो हमारा जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज AT इक्वल टू A0 माइनस KT। तो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट K will be equal to A0 माइनस AT अपॉन दैट टाइम T। ठीक है, अब T1 पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, K की वैल्यू, दैट विल बी K1। ठीक है, लेट सपोज तो K1 क्या हो जाएगा, T1 पे A0 माइनस AT, तो A0 तो आपका C0 है, कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन, माइनस C के T1 पे C कितना है, C1, दैट वाज C0 अपॉन C1 अपॉन T1। ठीक है, तो सिमिलरली इस तरह से हमने K1 कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली T2 पे K कैलकुलेट करो, दैट विल बी K2 इक्वल टू C0 माइनस C2 अपॉन T2। अभी देखो हर रिएक्शन का आपका K कांस्टेंट होता है, K नहीं चेंज होता है ना। तो
अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी तो K1 और K2 दोनों बराबर आना चाहिए, K1 K2 K3 K4, क्योंकि भाई रेट कांस्टेंट तो सेम रहेगा ना हर टाइम इंटरवल में, कभी भी कैलकुलेट करेंगे हर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट सेम रहेगा। तो अगर आपका K1 K2 बराबर आ गया, इफ K1 इक्वल टू K2, देन रिएक्शन जीरो ऑर्डर हो गई, देन तो कोई दिक्कत नहीं, ये रिएक्शन हमारी जीरो ऑर्डर है, ठीक है, रिएक्शन विल बी जीरो ऑर्डर। अगर हमारा K1 K2 बराबर आ गया, अगर K1 K2 बराबर नहीं आया, इफ K1 नॉट इक्वल टू K2, मतलब ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं है, हमें किसके लिए जाना चाहिए, फिर गो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह हिट एंड ट्रायल करते रहेंगे, फर्स्ट नहीं तो सेकेंड, मतलब आपका 2-1-2 इस तरह, इसको ही बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, ठीक है ना। ओके, पक्का। सिमिलरली हम लोग इस फर्स्ट ऑर्डर पे जाएंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर में के कैलकुलेट करेंगे 2-3 डेटा के लिए, अगर सारे के लगभग बराबर आ रहे हैं तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर होगा, नहीं तो हम लोग किसके लिए जाएंगे, सेकेंड ऑर्डर के लिए जाएंगे। इस तरह हम लोगों को हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये मेथड उतना जनीन नहीं, थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको इस तरह से भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, बोर्ड में यूज हो जाता है, अभी कंपटीशन के लिए इतना जरूरी नहीं है। जैसे मान लो अभी आपका जीरो ऑर्डर हो गया, जीरो, अब K1 K2 नहीं है तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में जाएंगे, लेट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग जो आपका रेट कांस्टेंट है वो कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर रेट कांस्टेंट देखें तो मान लो K1 कितना आ जाएगा, K1 दैट विल बी इक्वल टू 1/T1, ठीक है, ln इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन एट टाइम T1 दैट विल बी C1, ठीक है। सिमिलरली K2 कैलकुलेट कर लेंगे, K2 विल बी 1/T2 ln initial concentration at time T2. Again, if K1 equal to K2, then reaction will be first order, will be first ऑर्डर, और अगर नहीं है तो फर्दर हम लोग कोई और तुक्का मारेंगे, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, जो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा डेटा से उसके अकॉर्डिंग। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। बेसिकली ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, तो झेले नहीं हो, आराम से, बहुत ईजी। अगर पिछली चीजें सारी आपको एक एक चीज क्लियर होगी तो ये भी बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा था तीसरा मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। एंड लास्ट मेथड दैट इज हाफ लाइफ मेथड। लास्ट मेथड जो हमारा मेथड है दैट इज हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। फोर्थ वन इज हाफ लाइफ मेथड। तो हाफ लाइफ मेथड में क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। राइट डाउन, इन दिस मेथड, in this method for at least two different initial concentration of reactant, half lifetime reactants half lifetime will be given for any particular reaction by which order is determined, मतलब इसमें ये कह रहा है आपको कम से कम 2 डेटा दिए होने चाहिए, ठीक है, 2 इनिशियल कंसंट्रेशन पे उसकी हाफ लाइफ गिवन हो, जिससे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे उसका ऑर्डर हाफ लाइफ मेथड से। जैसे मान लो आपको कोई एक्सपेरिमेंट 1 दिया गया है, ठीक है, लेट सपोज ये एक्सपेरिमेंट 1 है, इसका डेटा दिया गया, जब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A1 है
तब इसका जो हाफ लाइफ है दैट इज इक्वल टू T1। प्लीज ध्यान से समझिएगा, ये डेटा गिवन हो, एटलीस्ट 2 डेटा दिया गया हो, इनिशियल कंसंट्रेशन और उसकी हाफ लाइफ है, और वही ये एक्सपेरिमेंट 2 है उसी रिएक्शन से रिलेटेड। लेट सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन हमको दी गई है A2, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज A2, और अब इसका हाफ लाइफ टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू लेट सपोज T2। ठीक है, तो ये हाफ लाइफ टाइम इसका T2 हो गया। अभी हमको पता है जो हाफ लाइफ टाइम होता है दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर -1, एन इज द ऑर्डर -1, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्रॉम द अबव डेटा वी कैन राइट डाउन T1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T1 के टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है A1, तो A1 की पावर n-1, तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, प्लीज समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। सिमिलरली हम वी कैन राइट डाउन द T2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T2, जब हाफ लाइफ टाइम T2 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है A2 है, तो दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A2 का ऑर्डर -1, दैट दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। ओके, अभी हम लोग क्या करें, इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड कर दें, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा T1 अपॉन T2 दैट विल इक्वल टू A2, अभी देखो इसको बहुत डिटेल में बताने का जरूरत नहीं है, A2 अपॉन A1 का पावर n-1। अब यहां से आप n का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, यहां से अगर n का वैल्यू निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू, लॉग लेके कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा आपका, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, हम सीधे आंसर बता रहे हैं, दैट विल बी n इक्वल टू 1 प्लस लॉग T1 अपॉन T2 अपॉन लॉग A2 अपॉन A1। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, हाफ लाइफ गिवन हो 2 डेटा की, तो आप तब भी ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आराम से आप हाफ लाइफ मेथड से भी ऑर्डर आप रिएक्शन का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब जल्दी से 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन इज, बहुत ध्यान से समझो यार, देखो बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं और बहुत इजी चीजें हैं, अभी तक अगर चीजें समझ में आएंगी तो ये भी बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपका है, ग्राफ दिया गया है, ठीक है, जिस हाफ लाइफ वर्सेज 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर 3, ये आपको ग्राफ दिया गया है, ग्राफ आपको सीधे स्ट्रेट लाइन दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है ऑर्डर क्या होगा, आपसे ऑर्डर पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन जिसका ग्राफ ये दिया गया। आपको भी पता है हाफ लाइफ क्या हो, हाफ लाइफ दिया गया, हाफ लाइफ टाइम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर n-1, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, अभी जरा ध्यान से देखिएगा, अब ये पूरा डेटा जरा देखिए जो एक्स एक्सिस पे दिया गया है ये, ठीक है, एक्स एक्सिस पे दिया गया है 1 अपॉन A0 की पावर 3। ठीक है, अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस पे सपोज कर लेते हैं, ठीक है, इसको अगर सपोज कर रहे हैं एक्स, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग टी हाफ लाइफ दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A0 की पावर n-1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो तो यही आएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। अभी देखो, अब हमारे 1 अपॉन A0 अगर हम लोग इसको कंपेयर कराएं ग्राफ से, तो अगर n-1 हमारा क्या दिया गया है 3, कंपेयरिंग विद ग्राफ, कंपेयरिंग विद ग्राफ, प्लीज ध्यान से देखिएगा, अगर ग्राफ से कंपेयर कराएं तो n-1 अगर आपका 3 हो जाए तो वो जो x एक्सिस पे वैल्यू है वो सेम हो जाएगी। तो अगर हम लोग ग्राफ से कंपेयर करें तो n-1 इज इक्वल टू, अगर 3 है, बेसिकली n-1 क्या है, 3 तो दिया गया है, जरा देखिए ना, A0 की पावर 3
1 अपॉन ए नॉट की पावर 3, यहाँ पे 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस 1, मीन्स n माइनस 1 अगर 3 हो जाए तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू विल बी 4। तो ऑर्डर क्या हो गया बेटा आपका, ऑर्डर हो गया आपका 4। प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ जाते हैं आपके कॉम्पिटिशन में, आप ग्राफ देख के खट से आप ऑर्डर बता सकते हो। तो इसका ऑर्डर रिएक्शन का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत ईजी था। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन half lifetime is halved when concentration of reactants become 1/4, determine order of reaction। आपको ऑर्डर डिटरमाइन करना है कब, एक रिएक्शन है, ठीक है, जिसका हाफ लाइफ टाइम आधा कर दिया जाता है, जिसका हाफ लाइफ टाइम आधा कर दिया हो जाता है, या हो जाता है या कर दिया जाता है, कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1/4, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जो 1/4 हो जाती है, तब उसका हाफ लाइफ टाइम आधा हो जाता है। बेसिकली मान लो अगर कंसंट्रेशन पहले x है, ठीक है, और हाफ लाइफ टाइम लेट क्या है, t है, ये फर्स्ट कंडीशन है। अब ये क्या कर रहे हैं, जो कंसंट्रेशन है सेकेंड कंडीशन में, जो कंसंट्रेशन है वो कर रहे हैं फोर्थ, 1/4, तो हो जाएगी x/4, तो हाफ लाइफ टाइम इसका कितना हुआ जा रहा है, वो आधा हुआ जा रहा, हाफ हुआ जा रहा, दैट विल बी t/2। दैट्स इट, खत्म। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकेंड कंडीशन है, दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, ठीक है, अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो t1/, ठीक है, इसको मान ये टी ये फर्स्ट कंडीशन का है, सेकेंड कंडीशन को, फर्स्ट कंडीशन आपका जो t1 टी हाफ लाइफ है t, ठीक है, सेकेंड कंडीशन में हाफ लाइफ है t 1/2। तो इस पे जो कंसंट्रेशन थी वो आपकी कितनी थी, चलो आपको पूरा बताते हैं, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे, ठीक है ना। अरे ये ऊपर वाले ही फॉर्मूले से आया है ना, ऊपर ऊपर अभी क्या देखे थे, एक मिनट, अच्छा इरेज करके फिर से बताता हूँ। आपका हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n-1, ठीक है, वेयर n क्या है, ऑर्डर है, तो आपका हाफ लाइफ टाइम जो होता था दैट विल बी इनिशियली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, ठीक है, ए नॉट की पावर n-1, यही ना होता था, तो इसको वही लिख लो, ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, आपका t will be inversely proportional to 1/x की पावर, सॉरी 1/x की पावर n-1, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन में जो t/2 will be inversely proportional to x/4 का पावर n-1, ये है, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप डिवाइड करा दो, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप आराम से डिवाइड करा दो, तो क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकना, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका क्या, t अपॉन टी हाफ इक्वल टू x/4 का अपॉन x, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, n-1। इतना सारा क्वेश्चन कराए हैं यार इसी से, तो अभी कर लोगे ना, इसमें क्या ही दिक्कत है, ये t से t कट गया तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, x/4 हो जाएगा, तो ये आपका x से x कट जाएगा, दैट विल बी 1/4 की पावर n-1, ठीक है। एंड हम लोग 2 को लिख सकते हैं क्या, 2 को लिख सकते हैं हम लोग 2, एंड 4 को लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2, ठीक है, तो 1/2 का पावर 2 ये लिख सकते हैं कि नहीं, 1/4 को, एंड n-1, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, 1/2 का पावर 2n-2। जरा प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब 1/2 को लिख सकते हैं 2 की पावर -1, 2n-2, मैथ्स है भैया, मैथ्स बहुत इजी,
ये हो जाएगा 2 माइनस 2n प्लस 2, बेस सेम है तो पावर सेम होगा, ठीक है। तो माइनस 2n प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो फ्रॉम हेयर अगर हम लोग 2n का बात करें, 2n विल बी 2 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 1 एंड n विल बी 1/2। तो ऑर्डर आ गया इसका क्या, 1/2। कुछ नहीं था, बस दोनों का हाफ लाइफ दिया गया था, तो हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर, सॉरी 1 माइनस ऑर्डर, ठीक है ना, यही ना होता था। नहीं 1 माइनस ऑर्डर नहीं, ऑर्डर माइनस 1, सॉरी n-1। तो बस उनसे दो इक्वेशन बनाई, दोनों को डिवाइड कर दिया, इनका वैल्यू निकाल लिया। बहुत आसान, इतने सारे क्वेश्चन कराए, अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो तो यार प्लीज रिवाइज करो ना, ठीक है। बस जस्ट वही किया है, डेटा दिया गया, डेटा को पुट कर दिया। तो ये थे आपके मेथड्स जो हम लोग हमें बेसिकली इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, इनिशियल मेथड, हाफ लाइफ मेथड, ठीक है, ये चारों मेथड थे आपके। इन चारों मेथड से हमने डिस्कस कर लिया। ये मेथड भी आपको पता होना चाहिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होने चाहिए, जरूरी है। बाकी आप लोगों को अच्छे से तैयार हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे देखते हैं, होता क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये हमारा ऑर्डर वाला पार्ट पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब लोग सेकेंड पार्ट पे कूदेंगे, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। बहुत आराम से, पिछला समझ में आ गया, अब आराम से इसको समझना। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि मैकेनिज्म के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आती। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है तो मैकेनिज्म के जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं वो समझ लो, ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में काफी मदद मिले, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये होता क्या है और किस तरह से बनाए, तो इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ mechanism reaction are classified into two categories। तो सबसे पहले मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन है उनको हम लोग दो कैटेगरीज में बांटते हैं, ठीक है। पहला कैटेगरी जो हो गया आपका सिंपल रिएक्शन, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी हो गई आपकी सिंपल रिएक्शन एंड दूसरी कैटेगरी हो गई आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने बताया भी है सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में इस चैप्टर में। तो उन्हीं की बात करें कि मैकेनिज्म या मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग भी रिएक्शन आपकी दो टाइप की हैं, सिंपल रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो फर्स्ट इज अवर क्या है, सिंपल रिएक्शन। तो राइट डाउन द हेडिंग, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंपल रिएक्शन के बारे में। व्हाट इज सिंपल रिएक्शन, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन, ठीक, इसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं। जो एलिमेंट्री रिएक्शन बेसिकली सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये सब एक ही रिएक्शन के नाम है। सिंगल स्टेप से समझ में आ रहा कि एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं और सिंगल स्टेप रिएक्शन भी बोलते हैं। ए रिएक्शन में क्या होता है मेनली देख लेते हैं। देखो बहुत अच्छे से समझना, अगर समझ जाओगे तो मैकेनिज्म का आइडिया लगेगा। और सच बता रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना मैकेनिज्म के समझ में नहीं आती है। जिसको मैकेनिज्म नहीं समझ में आती वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं समझ सकता लाइफ में, कभी भी। और इसको मैकेनिज्म समझ में आ गया तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। तो लिखो रिएक्शंस विच आर reactions which are completed in a single step
आर नोन एज सिंपल रिएक्शन। बेसिकली जो रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप में खत्म हो जाती हैं उनको हम लोग सिंपल रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। these reaction does not involve any reaction intermediate, अब देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, जैसे कोई मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन, जैसे यहाँ से आपको मतलब एक स्टेशन से लेट सपोज, प्लीज देखने का कोशिश करिएगा, ए से आपको सी पे जाना है। अगर ए पे सी पे आप बी से होते हुए सी पे जा रहे हो तो देखो हमारा प्रोडक्ट तो सी था, लेकिन पहले बी बना फिर बी से सी बना, तो अब मेन हमारा प्रोडक्ट सी है, लेकिन ये जो बी हो गया ये हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या हो गया? रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब पहले स्टेप में आपका एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, मे बी अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। ये कौन से केसेस में? जो एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन होती हैं। जैसे ये रिएक्शन दो स्टेप में हुई, पहला स्टेप में आपका एक से बी बना, दूसरा स्टेप में बी से सी बना, बी जो है आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया। लेकिन वही बता रहा है, लेकिन जब सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो आपका इंटरमीडिएट होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो नहीं बनता है, कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता है। बस इतनी सी बात कह रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट वो होते हैं जो प्रोडक्ट के पहले बनते हैं, ठीक है ना। बेसिकली जो भी प्रोडक्ट है वो इंटरमीडिएट से होते हुए बनता है, उनको रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। अभी बाद में और बात करेंगे जब हम लोग मल्टीपल स्टेप रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। अब सिंगल स्टेप में तो सीधे ए से बी बन गया, किसी इंटरमीडिएट का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये तो हमने बात बता दी। तो नेक्स्ट लिखिए, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, we can define molecularity of the reaction, and it is equal to number of molecules, which make transition state or activated complex because of collision in proper orientation with sufficient energy, and on the basis of molecularity, reaction is classified in, फर्स्ट है आपकी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, फर्स्ट वन इज योर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? मॉलिक्यूलरिटी आपकी इसकी 1 होगी। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मींस मॉलिक्यूलरिटी
m that will be equal to 1, एक रिएक्टेंट है that is going towards product। ये हो गई आपकी यूनिमॉलिकुलर। सिमिलरली होती है आपकी दूसरी टाइप हो गई बाई मॉलिकुलर। बाई मॉलिकुलर रिएक्शन मीन्स मॉलिकुलरिटी आपका कितना हो गया, 2 हो गया। लेट सपोज ए और बी कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं। सिमिलरली ट्राई मॉलिकुलर, ट्राई मॉलिकुलर के केस में जो मॉलिकुलरिटी है वो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बेसिकली आपके जो रिएक्टेंट है वो कितने हैं, ए प्लस बी प्लस सी दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट। तो ये था कुछ मॉलिकुलरिटी के बारे में या सिंगल स्टेप रिएक्शन के बारे में आइडिया। जरा आप फिर से समझिए, मैं फिर से समझाता हूं, समय रीड कर दिया था। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन ए सिंगल स्टेप आर नोन एज सिंगल स्टेप रिएक्शन एंड इसमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता है, ये डायरेक्ट रिएक्टेंट से सीधे प्रोडक्ट में जाती हैं। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन वी कैन डिफाइन मॉलिकुलरिटी, जो एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है इनके लिए हम लोग मॉलिकुलरिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है, मॉलिकुलरिटी डिफाइन होती है सिर्फ सिंगल स्टेप और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ये क्या होती है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच मेक ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ कोलिजन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, जैसे आपके जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और क्या विच में ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट मतलब जैसे आपके ए और बी मॉलिक्यूल कंबाइन करने के लिए सबसे पहले टकराएंगे, ठीक है, रिएक्शन करेंगे। तो वही कह रहे हैं जो ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व होते हैं, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच मेक ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब टकरा के ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब ये टकराते हैं, ठीक है, तुरंत थोड़ी प्रोडक्ट बनते हैं। बिकॉज ऑफ कोलिजन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये कब टकराते हैं, जब इनमें कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो। जैसे नहीं ये है दो मॉलिक्यूल ए और बी कंबाइन करके इधर जा रहे हैं, टकराए ही नहीं, एक अच्छा ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर टकराने चाहिए, ठीक है ना। उस केसेस की बात कर रहे हैं जो मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेड करके प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ टकराते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो स्टेट होती है उसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। बहुत ध्यान से समझिए, आगे और समझ में आएगा प्लीज। तो वही लिखा है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ कोलिजन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन विथ सफिशिएंट एनर्जी। मान लो अगर बात प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब जो ओरिएंटेशन है, मतलब ये दो मॉलिक्यूल तो अच्छा हो जाए। अब ये नहीं है कि एक ये आ रहा है एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे आ रहा, तो टकराएंगे तो प्रॉपरली नहीं टकरा पाएंगे। तो उनका ओरिएंटेशन अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे की तरफ प्रॉपर आना चाहिए। एंड सफिशिएंट एनर्जी, एनर्जी भी होनी चाहिए सफिशिएंट। ये नहीं है ओरिएंटेशन तो प्रॉपर है, एनर्जी खत्म हो गई यहाँ पे आके, तो टकरा ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड सफिशिएंट एनर्जी से जब वो टकराते हैं तो जो स्टेट होती है ट्रांजिशन स्टेट उसको बोलते हैं। उस तो उस समय जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम्स जब कंबाइन करते हैं या टकराते हैं उनको ही बोलते हैं उनकी मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है ना। एंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इसको हम लोग मेनली 3 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक ही रिएक्टेंट है आपका, ठीक है। बाई मॉलिक्यूलर दो रिएक्टेंट है, बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी 2 है। एंड ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट आपके 3 है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी कंबाइन कर रहे हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ ये टकरा रहे हैं और एनर्जी भी अच्छी है जिससे वो पी प्रोडक्ट में जा रहे हैं। तो ये हो गई आपका मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। एक और स्टार पॉइंट लिखिए मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। देखो ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूलरिटी समझ इंपॉर्टेंट टर्म है और प्लीज समझना कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर, ऑर्डर एक अलग चीज है, मॉलिक्यूलरिटी एक अलग चीज है, ठीक है ना। देखो मॉलिक्यूलरिटी के बारे में एक और स्टार बना के पॉइंट लिखिए, क्या है, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज a positive integer, always a positive integer
that is it cannot be it cannot be negative, zero और फ्रैक्शनल। बेसिकली अब क्या, मॉलिक्युलरिटी हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगी, ना तो ये जीरो हो सकती है, जीरो हो जाएगी तो रिएक्टेंट ही आपके जीरो हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। और रिएक्टेंट हमेशा नंबर्स में होता है, आधा थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, यही मॉलिक्युलरिटी होती, तो या तो ना तो ये जीरो हो सकती, ना तो निगेटिव हो सकती है, ना तो ये फ्रैक्शनल हो सकती है। ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगी मॉलिक्युलरिटी, ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है ना। एंड सेकेंड स्टार बना के पॉइंट लिखिए बेटा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, रिएक्शंस having molecularity greater than 3 are very rare, अब देखो मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा होना बहुत रेयर है, बहुत रेयर, ठीक है। क्या क्या तीन ही एटम मैक्सिमम या तीन ही मॉलिक्यूल एक बार में कंबाइन कर सकते हैं? एक्चुअली क्या होता है, 3 से ज्यादा होने में प्रॉपर आ जाए, दो चीजें काम करती हैं। एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक सफिशिएंट एनर्जी। जब 4 मॉलिक्यूल एक साथ टकराते हैं ना, तो उसमें जो ओरिएंटेशन होता है, इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये बहुत रेयर होगा कि सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, उसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो, 3 से ज्यादा हो, ठीक है। आगे और डिस्कस करेंगे, अभी मैं बताऊंगा। तो इसीलिए ज्यादातर मॉलिक्युलरिटी आपकी मैक्सिमम 3 हो जाती है, 3 से ज्यादा बहुत रेयर रहती है। ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन रेयर होती है, ठीक है ना। जैसे आपको हम लोग इसका ग्राफ बनाए अगर, तो देखो ओके, एक्स एक्सिस पे आपके हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इस पे वाई एक्सिस पे आपके एनर्जी कोऑर्डिनेट, मतलब एनर्जी की वैल्यू और रिएक्शन की वैल्यू, ठीक है। अब रिएक्शन कोऑर्डिनेट, एनर्जी कोऑर्डिनेट। जब देखो एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू, हम लोग रिएक्शन जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो आपका कुछ जो ग्राफ बनेगा, प्लीज ये और बात करते हैं, वो कुछ इस तरह बनेगा। अब देखो ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये देखो ये आपका शो कर रहा है कि ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। प्लीज अब देखो इसके बारे में हम तब और बात करेंगे जब हम लोग एनर्जी पे हमारी कैसी रिएक्शन डिपेंड करती है, अभी आगे जब डिस्कस करेंगे चैप्टर में तो और डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली एनर्जी बैरियर, जब आर्हीनियस कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे, तब ये वाले जो हम ग्राफ वगैरह हैं और डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का एनर्जी दिख रहा है कि प्रोडक्ट से कम है, ये हमेशा नहीं होता, डिपेंड करता है रिएक्शन पे, ठीक है ना। हाँ, हम बात करेंगे ये हो गई आपकी ट्रांजिशन स्टेट। क्या हो गई? ट्रांजिशन स्टेट। अब तुरंत कोई प्रोडक्ट में बन नहीं जाता है, ठीक है। तो पहले टकराते हैं, जब टकराते हैं उसी को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। प्लीज, रिएक्टेंट से बाद और प्रोडक्ट के पहले की जो स्टेट होती है वो होती है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी मैक्सिमम होती है। ऑलवेज रिमेंबर कि जो पीक होती है वो सबसे ज्यादा होती है किसकी? ट्रांजिशन स्टेट की। तो ये सिंगल स्टेप के ग्राफ कुछ इस तरह से बनते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट में भी रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट का कम है, ये सब तो हो सकता है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट का हमेशा हमेशा पीक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा रहेगा, ज्यादा एनर्जी रहेगी, ठीक है ना। प्लीज अभी इतना समझो, कोई दिक्कत नहीं। जब एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बारे में हम जब लोग आर्हीनियस कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे कि एनर्जी पे कैसे रेट रिएक्शन वगैरह डिपेंड करता है, तब हम इसमें और ज्यादा बात करेंगे बेसिकली एनर्जी के बारे में, और ये ट्रांजिशन स्टेट के बारे में, रिएक्टेंट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। ओके, ये हो गया सिंगल स्टेप रिएक्शन का ग्राफ।
तो सिंगल स्टेप रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन का ग्राफ हमेशा वन स्टेप में ही होता है, उसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट होती है, ठीक है ना। मल्टीपल स्टेप में जितना नंबर ऑफ स्टेप, ठीक है, उतना ट्रांजिशन स्टेट, तो उसमें एक से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट हो सकती है, उसकी बात हम लोग जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो ये तो हो गई आपकी इस ग्राफ के बारे में। और अगला स्टार बना के पॉइंट है ओरिएंटेशन के बारे में। देखो सबसे ज्यादा इफेक्टिव ओरिएंटेशन हमेशा तब होता है जब इफेक्टिव कोलिजन तब होता है जब आपके रिएक्टेंट दो हो, ठीक है। कैसे, जरा देखिएगा, आपको हम लोग कुछ कंडीशन दे रहे हैं, उसमें बताइएगा मैक्सिमम कोलिजन कब होगा। जरा बताइएगा, ठीक है। रिएक्टेंट आपके दो हैं, एक दो, आराम से इफेक्टिवली आमने सामने आ रहे, कोलाइड कर जाएंगे। जब तीन होंगे तो एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे, और ये सामने आ रहा है। प्लीज ध्यान से देखिए, अब जब चार आएंगे ऐसे 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 ऐसे। अभी आप बताइए कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन कहाँ होगा। भाई इन दो में होगा, इफेक्टिवली टकराएंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम कोलिजन होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे मिनिमम होगा या वेरी रेयरली जो कोलिजन होगा वेरी रेयर होगा, ठीक है ना, बहुत मुश्किल से अच्छा ओरिएंटेशन और अच्छा कोलिजन होगा, और इसमें इन दोनों के बीच में होगा। इसीलिए बता रहे हैं ये वाला केस बहुत रेयर होता है, ठीक है ना। बाकी तीन तक तो पॉसिबल है, रिएक्टेंट आपके तीन तक तो अच्छे से ओरिएंटेशन के साथ इफेक्टिव कोलिजन भी करा सकते हैं और सफिशिएंट एनर्जी के साथ हो सकता है, बट इस वाले केस में दोनों का कॉम्बिनेशन बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। एक और पॉइंट स्टार बना के एक और पॉइंट लिखिए इसी से रिलेटेड, सिंस सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंस सिंगल स्टेप रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन is completed, नाम से ही पता चलता है, is completed in a single step, in a single step, so that will be rate determining, so that will be rate determining step। देखो ये बता रहे हैं कि जो सिंपल स्टेप रिएक्शन होती है वही सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है तो वही स्टेप जो होगी उसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, जिसमें रेट डिटरमाइन कर सकते हैं भाई। जो अब उसी एक ही स्टेप है तो वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेप, एक से ज्यादा स्टेप होते तो हमको देखना पड़ता कि इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। अब सिंगल स्टेप है तो वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा, ठीक है। प्लीज जो लिखा है प्लीज एक बार समझ लो, मे बी आपको कंफ्यूज कर सकते हो। सिंस सिंगल स्टेप रिएक्शन सिंपल रिएक्शन, since single step reaction is completed in a single step, so that will be rate determining step, तो वही उसका rate determining step होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, order order of the reaction will be equal to its molecularity। वाह, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो ऑर्डर के बराबर होती है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन की जितनी मॉलिक्युलरिटी होगी वही उसका ऑर्डर होगा। बहुत ध्यान से समझना, अगर दिया गया कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है और उसकी मॉलिक्युलरिटी इतनी है तो वही ऑर्डर होगा, जो उसका ऑर्डर होगा वही उसकी मॉलिक्युलरिटी होगी, जो मॉलिक्युलरिटी होगी वही उसका ऑर्डर होगा। रीजन क्या है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन का वही स्टेप उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और ऑर्डर भी आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से ही पता करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, अब ये H2 plus I2 गिविंग अस
2HI। अब ये आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन है या सिंपल रिएक्शन है, ठीक है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अब देखो इसकी मॉलिक्युलरिटी आपकी क्या है, देख के ही पता चल रहा है 2, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, ऑर्डर भी होगा इसका 2, और रेट लॉ क्या होगा, रेट लॉ के H2 और I2। ये आपका एक्सपेरिमेंटल है कि ये सिंगल स्टेप है या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये आपको बताया गया होगा, ठीक है, ऐसे देख के आप नहीं बता पाओगे। ऐसे ही मान लो फर्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन का। लेट सपोज 2A प्लस बी, ठीक है, गिविंग अस P, और ये बताया गया है कि ये सिंपल रिएक्शन है, ये सिंपल रिएक्शन है। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, इसकी मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी 2 + 1 3, और इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और तो इसका रेट क्या हो जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी भी ए के रिस्पेक्ट में 1 2 दो, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट दैट इज 3। तो इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा के, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 आ रहा है और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आ रहा है, तो ये हो गया इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये है सिंगल स्टेप रिएक्शन की कुछ खासियत, कुछ पहचान, प्लीज बहुत ध्यान से समझना। सिंगल स्टेप थर्ड रिएक्शन, मान लो लेट सपोज आपको एक रिएक्शन दी गई A + B + C गिविंग अस प्रोडक्ट, और ये भी दिया गया है कि ये रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, ये भी दिया गया है कि रिएक्शन ये सिंगल स्टेप है। तो आपका मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 3, ऑर्डर विल आल्सो बी इक्वल टू 3, और रेट लॉ एक्सप्रेशन विल बी के, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 एंड सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1। तो ये हो गया इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन हम लोग देख के बता सकते हैं उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसका ऑर्डर, ठीक है, उसकी मॉलिक्युलरिटी हम लोग सिंगल स्टेप रिएक्शन की एकदम देख के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन है, ठीक है ना। इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो हमने दो टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं, कौन सी, सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो सिंपल रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। सिंपल रिएक्शन बेसिकली सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, इसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट होता है, ठीक है, और इसकी मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर बराबर होता है। मॉलिक्युलरिटी कभी भी सिंपल स्टेप रिएक्शन की नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बेसिकली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। आई थिंक इतना पहले आप लोग पढ़ लीजिए आराम से। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा है क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्टार्ट करनी थी, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो हम चाहते हैं एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो से आज सिंगल स्टेप रिएक्शन आपने पढ़ लिए, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। थैंक यू क्लास।